कल के सेशन में अ, कल के सेशन में आप सबने जाना था कि आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, कैसे हम आत्मा और शरीर को अलग अलग समझ सकते हैं, हमारी कितनी लेयर्स होती हैं ना, और इस शरीर का, भौतिक शरीर का कितना मूल्य है। तो ओनली 110 रुपये। ठीक? आज हम ये जानेंगे कि रिवाइविंग भारत की, हमारा जो भारतवर्ष था, जो पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन आज उस भारतवर्ष की जो रियल वैल्यू थी, उसकी जो, सोने की चिड़िया का मतलब केवल पैसा नहीं था, उसका बहुत बड़ा मतलब था, और वो था एजुकेशन सिस्टम। और हम सब टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे इस देश को, हमारे कल्चर को आगे ले जाने के लिए। और हम देखेंगे यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है। तो इस रिवाइविंग भारत का ये सेशन है हमारा, थर्ड नंबर सेशन गीता कोर्स का। तो इसको मैं स्लाइड को मैं आगे करता हूँ। तो जो मेन रीजन है, हमारा जो भारत पर, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लोग दूर दूर से नालंदा यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते थे, यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते थे। हम देखें बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सबको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे। और उनकी जो शुरुआत है दिन की, भगवत गीता को पढ़ने से होती थी। लेकिन आजकल हम इंडियंस ही इस चीज को नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि इसका जो प्रचार है, अंग्रेज जब आए थे स्पेशली, जो अंग्रेजों ने जो प्लानिंग किया था, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र, कि किसी भी देश को, या किसी भी देश को लंबे समय में उनके लोगों को यदि हमें गुलाम बनाना है, तो मेन चीज क्या है? उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म कर दो, उसको कमजोर कर दो। क्योंकि यदि इंसान के पास नॉलेज नहीं है, बोलते हैं नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ इग्नोरेंस, कि इग्नोरेंस जो है, गुलामी है, उससे लड़ने का, उससे पीछे हटने का, उससे बचने का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि हम बर्बाद कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर इनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो हमारा जो रियल नॉलेज था, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप इसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये इज एक्सेप्टिंग वेदा इज नॉट ब्लाइंड फेथ। कि काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे बाहर लोग, जिनको नॉलेज हो ना हो डजेंट मैटर, बट वो ये बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि हम साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, और बोलते हैं कि वेदास को, हम जो स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें विश्वास करना क्या एक अंधविश्वास नहीं है? इट्स अ ब्लाइंड फेथ। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इन चीजों में नहीं मानते। धर्म में, स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में हम ये नहीं मानते। हम साइंस में मानते हैं। तो आज मैं आपको साइंस के थ्रू ही इन सब चीजों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइंस इज ऑल्सो अ फेथ, ब्लाइंड फेथ। तो हम देखें ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि इस तरह के यूट्यूबर्स हैं और रील्स जो बनाते हैं इंस्टाग्राम पर हैं, जो हिंदू धर्म को, हिंदू स्क्रिप्चर जो हैं, उनको बहुत ज्यादा गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत इतना नहीं होता कि वो कुरान और प्रॉफिट को करे। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है, उसके प्रति हमारा नॉलेज ना होना ही है कि हम अपने धर्म को अंधविश्वास मान लेते हैं। तो जैसे कि बोला जाता है कि फेथ इज नीडेड इवन इन, क्योंकि आप सपोज अभी आप घर में बैठे हुए हो, आप रात को सो गए, आपको ये विश्वास है कि रात को भूकंप नहीं आएगा, ये छत मेरे ऊपर नहीं गिरेगी, और मैं सुबह उठ जाऊंगा। क्या ये विश्वास आपको है? यस। इसका मतलब आपको विश्वास है, इसका मतलब तभी आप जीवित हो। आप घर से स्कूल जाते हो, जॉब पर जाते हैं, आप स्कूटी से जाते होंगे, बाइक से या कार से या लोकल ट्रांसपोर्ट से जाते हो, आपको ये विश्वास है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, इतना भरोसा करके आप जाते हो। जिस लोकल ट्रांसपोर्ट में, बस में आप ट्रेवल करते हो, ये आपको विश्वास है, फेथ है कि वो एक्सीडेंट नहीं करेगा। इस फेथ के ऊपर ही हमारी जिंदगी टिकी हुई है। और यदि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आई थिंक साइंस डील विथ फैक्ट्स एंड रिलीजन डील्स विथ फेथ, तो हम, रियलिटी ये है कि साइंस भी फेथ पर ही बिलीव करता है, और फेथ से ही फैक्ट्स आते हैं। और हम एक एक करके दोनों तरफ के हम फैक्ट्स को देखने वाले हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, और उसके एक नया जीवन की शुरुआत होती है, तो वो डाउट नहीं करता अपनी माँ के ऊपर, लेकिन माँ का
दूध वो पीने लग जाता है। जबकि डाउट हो सकता है, यदि इंसान को बोला जाए, नॉर्मल पर्सन को, यदि हम खाने को कोई व्यक्ति दे बाहर वाला, हम बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि बाहर कोई अनजान व्यक्ति कुछ दे ट्रेन में, बस में, तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जहर हो सकता है, कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। लेकिन हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है तो वो भी एक विश्वास के साथ ही होती है। यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम नई जिंदगी भी शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए। नंबर 1 है सर्जन। यदि हमारे कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और देन सर्जरी हमारी हो, तो हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं कि वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कट लगाता है नाइफ से, हर जगह से। लेकिन हमें विश्वास है कि वो हमारी भलाई के लिए कट लगा रहा है, ऐसा नहीं कि वो हमें मार डालेगा। हम होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं, हमें विश्वास है कि उस खाने में उन्होंने कुछ जहर नहीं मिलाया है, कुछ गड़बड़ नहीं की है। इस फेथ के साथ हम होटल में जाते हैं। हम नाई की बार्बर शॉप में जाते हैं, नाई की दुकान में बाल कटवाने, सेविंग करने, हमें विश्वास है कि जो बार्बर है, जो कि नाई है, हमारे बाल काट रहा है, सेविंग कर रहा है, इतना नुकीला जो उस्तरा है वो हमारे यहाँ पर रखता है। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि वो हमारा गला कट नहीं करेगा। तो ये विश्वास ही है, फेथ है, जिस पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। यदि हम सभी पर डाउट करने लग जाएं तो हम रात को चैन से सो भी नहीं सकते कि पता नहीं कब भूकंप आ जाए, कब छत हमारे ऊपर गिर जाए। हम बजे बाहर निकलेंगे रोड पर, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। हम खाना खा रहे हैं, कहीं इसमें जहर ना हो। हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे यदि हमारा फेथ ही नहीं है किसी पर। तो फेथ बहुत जरूरी है। यदि हम साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो आप में से काफी लोगों, आप सभी टीचर हैं तो आयोटा के बारे में सुना होगा, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको रूट -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूट -1 क्या होता है? सपोज मैं किराने की दुकान पर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, तो वो मुझे शक्कर दे देगा। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ रूट -1 kg शक्कर दे दो, मुझे देगा क्या? बोलेगा ये पागल है, क्या बोल रहा है, रूट ऑफ -1 क्या होता है? या मैं बोलूंगा आयोटा केजी शक्कर दे दो। तो आयोटा एक ऐसा नंबर है जो कि इमेजनरी है, हम उसको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, बट क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट करता है। आपको पता है, यदि आयोटा का इन्वेंशन ना होता, हम उसका यूज नहीं करते, तो क्या होता? तो ये होता कि हम आप इतने दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। मतलब इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, नो लैपटॉप, नथिंग, नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो ये आयोटा ही है जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी और ये इंटरनेट की दुनिया चल रही है। लेकिन क्या हम इसको फिजिकल वर्ल्ड में समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो हमारा विजन और नॉलेज काफी लिमिटेड होता है। तो उसके लिए कुछ हमने एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैथ्स का। एक सिंपल, अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। यदि हम एनसीईआरटी की बुक उठाएं और उसमें हम देखें कि पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, तो डेफिनेशन इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैविंग नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। और इसकी एक सेकंड डेफिनेशन ये भी है, अ सर्कल हैविंग जीरो रेडियस। तो यदि मैं एक डॉट भी बनाता हूं तो उसकी भी माइक्रोमीटर में कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? एक बड़ी लाइन बन जाती है। क्या लाइन एग्जिस्ट करती है? लाइन का भी से हम मेजर करते हैं तो लाइन एग्जिस्ट करती है, हम देख सकते हैं। पर लाइन को भी काफी लोग बोलेंगे कि उसकी थिकनेस 0 होती है, हम नहीं देख पाते। तो लाइन से के मिलकर क्या बनता है? एक प्लेन बनता है, और प्लेन से मिलकर 3D ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, हमारा घर हो गया, लैपटॉप, मोबाइल। तो हम देख सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? काफी सारे प्लेन्स। प्लेन्स किससे मिलकर बना है? काफी सारी लाइंस। और लाइंस किससे मिलकर बनी है? काफी सारे पॉइंट्स। दैट मीन्स कि यदि 3D ऑब्जेक्ट, हमारे, हमारा पलंग, हमारी टेबल, हमारा घर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमें फेथ है कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है। पिछले में हमें फेथ था आयोटा एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्यों फेथ है? क्योंकि इसका आउटपुट हम देख पाते हैं। एक है एग्जाम्पल की इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आई थिंक किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन क्या हमें फेथ है, विश्वास है, इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस। क्यों? क्यों विश्वास है? क्योंकि हमने देखते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी से हम बात कर पा रहे हैं, हमारा मोबाइल चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है। तो हमें फेथ है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑल्दो हमने कभी देखा नहीं है। हमने ही नहीं, साइंटिस्ट ने भी कभी नहीं देखा। इतना ज्यादा छोटा उनका साइज होता है कि कोई माइक्रोस्कोप से भी हम उसको नहीं देख सकते।
लेकिन फेथ हमें कंप्लीट है, यस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो साइंस में भी फेथ के बेस पर ही साइंस चलता है। तो दिस इज कॉल्ड अ सेंसिबल फेथ, है ना। तो ये हमारा सेंसिबल फेथ है जो साइंस के माध्यम से अभी हमने देखा। अब हम हमारे स्क्रिप्चर्स के माध्यम से देखते हैं कि हमें फेथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमने दिखता है। जैसे वैदिक प्रिडिक्शंस हैं, जैसे चाणक्य, चाणक्य के बारे में स्क्रिप्चर्स में हमें दिया है, स्क्रिप्चर्स में कि वो इस समय आएंगे और वो रियल में आए। तो इससे हमें फेथ आना चाहिए। सेकंड, लॉर्ड बुद्धा, इनके बारे में हम जानते हैं, इनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा है। ये भी स्क्रिप्चर्स में दिया गया है कि कब वो आएंगे, कहाँ पर आएंगे, और ये चीज हुई है रियलिटी, इसलिए हमें फेथ होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में भी श्रीमद् भागवतम में दिया है, कब आएंगे, किस समय आएंगे। ये लगभग 550 साल पहले बंगाल में आए थे। तो इससे भी हमें फेथ आना चाहिए। अब बोलोगे इन सबको तो हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, और जो चीजें हमने देखी हैं साइंस में उसकी हम बात कर लेते हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस तो थ्योरम है, एक्चुअली पाइथागोरस ने नहीं दी है। ये हमारे सुलभ सूत्र में 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी BC, यानी कि ईसा मसीह से भी 800 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 800 साल पहले ये वो दे चुके थे। पाइथागोरस ने, मैंने बोला ना, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और वहां से उठा के बहुत सारी चीजें हमें वापस दी हैं, उसका बस नेम चेंज करके। तो पाइथागोरस भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, इसलिए हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में फेथ होना चाहिए। इवन एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये किस तरह का साइकिल होता है, पेट में जो बच्चा पैदा होता है स्टार्टिंग से लास्ट तक एवरीथिंग इन डिटेल दिया गया है 3rd कैंटो में, चैप्टर नंबर 31 में श्रीमद् भागवतम के। ये आप जाकर देख सकते हो, श्रीमद् भागवतम को आप ओपन करो, 3rd कैंटो यानी कि जो तीसरा स्कंद है उसका अध्याय नंबर 31 है, उसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। उसका छोटी सी समरी मैंने यहाँ पर ली है। इसमें लिखा है, ऑन द फर्स्ट नाइट द sperm and ovum mix, and on the fifth night, the mixture ferments into a bubble. On the 10th night, it develops into a form like a plum, and after that, it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be. In the course of a month, a head is formed, and at the end of 2 months, the hands, feet, and other limbs take shape. By the end of 3 months, the nails, fingers, toes, body hair, bones, and skin appear, as do the organ of generation and the other aperture in the body, namely the eyes, nostril, ear, mouth and anus. तो इतना डिटेल में उन्होंने दिया है कि मंथ बाय मंथ, वीकली क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, जो कि आजकल हम सोनोग्राफी हम करते हैं वहां से हम पता करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मॉडर्न साइंस से पहले ही हजारों साल पहले लिख दी गई हैं, जिसको हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। एंड इस वजह से हमें स्क्रिप्चर्स पर फेथ होना चाहिए। और पहले हम बोलते थे आग में बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि फायर बैक्टीरिया भी होते हैं, और ये भी अभी साइंस एक्सेप्ट कर चुका है। काउ डंग, जिसको हम बोलते हैं कि लाइक इट्स अ वेरी डर्टी थिंग, नॉर्मली लोग बोलते हैं, लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर में भी, वेस्टर्न लोग भी मानते हैं कि काउ डंग में बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि पहले नॉर्मल ये प्लास्टिक पेंट वगैरह नहीं होते थे, काउ डंग से ही, गोबर जो होता है, गाय का गोबर, उससे ही पूरे घर को, दीवार को लीपा जाता था। और उससे इतना बेनिफिट होता था कि इंसान को एलर्जी और ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती थी, कीड़े मकोड़े नहीं होते थे इतने। इवन गर्मियों और सर्दियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। इतना ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी थी काऊ डंग की। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमें इसको क्या किया, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको फिर से बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है एज अ एंटीसेप्टिक। तो इसलिए भी हमें स्क्रिप्चर्स पर बिलीफ होना चाहिए। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ एंड फीलिंग्स, जो कि जगदीश चंद्र बोस हैं, इंडियन साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, उन्होंने इसको प्रूव किया। तब वेस्टर्न वर्ल्ड जो साइंटिस्ट है उन्होंने माना, उससे पहले वो नहीं मानते थे। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में पहले से ये सारी चीजें दी गई हैं। इवन आइंस्टाइन, जिनको इस दुनिया का अभी तक का इस तरह का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, फिजिसिस्ट माना जाता है, बोलते हैं वी ओ अ लॉट ऑफ इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवहाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। बोलते हैं कि इंडियंस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें गिनना सिखाया, अदरवाइज साइंटिफिक डिस्कवरी हम कर ही नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं बना पाते। तो वो भी ग्रेटिट्यूड रखते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, संस्कृत लैंग्वेज को सीखा पढ़ने के लिए, और
उन पर वो विश्वास करते थे। तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें जब विश्वास होगा एज ए टीचर, तभी हम स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे। इवन मेडिकल साइंस में भी कंट्रीब्यूशन देखें तो महर्षि सुश्रुत हैं, द फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। 2600 years ago, he and health scientists of his time conducted complicated surgery like cesareans, cataract, artificial limb fracture, urinary stone, and even plastic surgery। कि उन्होंने कितना, इस समय का जो एडवांस मेडिकल साइंस है बोला जाता है, वो चीज उन्होंने किया। सीजरियन किया, लाइक बच्चा पैदा होता है, ऑपरेशन से वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन, आर्टिफिशियल लिम्स को यूज करना, फ्रैक्चर सही करना, पथरी जिसको बोलते हैं यूरिनरी स्टोन, इवन प्लास्टिक सर्जरी, चेहरे पर को भी बदलना का साइंस उनके पास था। नेक्स्ट, एनेस्थेसिया यूज करना भी हमें आता था पहले, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है। और आयुर्वेद द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू ह्यूमंस, और ये सब किस में कवर है? आयुर्वेदा में। उसके बाद जो चरक आए थे 2500 ईयर्स पहले, उन्होंने क्या किया? इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, उन्होंने मेडिसिन बताए। फादर ऑफ सर्जरी किसको बोला जाता है? महर्षि सुश्रुत। एंड चरक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने मेडिसिन बहुत सारी हमें दी। तो द आयुर्वेद इज फास्ट रिगेनिंग इट्स राइटफुल प्लेस इन सिविलाइजेशन। और हम जानते हैं सब, एलोपैथिक में हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो उसका साथ में बेनिफिट के साथ साइड इफेक्ट जरूर आता है, पर आयुर्वेद के साथ ऐसा कभी नहीं। इसके लिए मेडि जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व होती है, बट और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एस्ट्रोनॉमी में यदि हम बात करें तो सूर्य सिद्धांत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मॉडर्न, जो कि नासा कैलकुलेशन करता है, उससे पहले ही हमारे दे दिया गया था कि मुझे चेक करना है कि आज है 9 मार्च 2025। हम लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, लाइक कोई उज्जैन में है, कोई भोपाल में है, कोई अलग अलग जगह है। हम यहाँ से यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इस समय 9:15 PM पर सूर्य मेरे से कितना डिस्टेंस पर है, इसका फॉर्मूला वहां पर दिया गया है। मतलब मैं पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेशन में कर सकता हूं। ये सारे फॉर्मूले वहां पर दिए गए हैं। सोचो कितना साल पहले ये बनाया गया था, 3000 BC, मतलब ईसा मसीह के आने से 3000 साल पहले। और कंपाइल किया गया था रिटर्न फॉर्म में 1000 साल पहले, क्राइस्ट के आने से, जीसस क्राइस्ट के आने से। ये सारे फॉर्मूले वहां एक्यूरेटली दिए गए हैं। नॉट ओनली कि हम सूर्य की यहाँ से चंद्रमा कितना डिस्टेंस पर है, मार्स मंगल ग्रह कितना है, बुध ग्रह कितना है, किसी का भी किसी से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला वहां पर हमें दिया गया है सूर्य सिद्धांत में। और ये छोटी सी चीज है, ऐसा है पूरा एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत डिटेल में ये स्क्रिप्चर्स है। तो हमारा जो वेदांत में नॉलेज है, मॉडर्न साइंस अभी उसको रीप्रूव कर रहा है, लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। बस ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर डाल दिया और ये बोला कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, गरीबी में रहते हैं और क्या अनपढ़ की तरह जीते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। गुरुकुल सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और हमें एक क्लास में चारों दीवार, चार दीवार के अंदर सामने ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा दिया गया और उस पर में पढ़ाया गया। जबकि हाँ, साइंस ये भी प्रूव करता है कि हम यदि ब्लैक कलर को बार बार देखते हैं तो हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाती है। तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना ये सबसे बेकार चीज है अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन हमें वही बताया गया है, दिस इज द बेस्ट साइंटिफिक चीज, इससे ही हम अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन जब हम ओपन एरिया में पढ़ते हैं तो हमें पेड़ दिखते हैं, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, खुली हवा में पढ़ते हैं, तो हमारा जो माइंड है मोर रिसेप्टिव होता है। जिससे हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। आइंस्टाइन का एक कोटेशन है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा ये षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रची गई अंग्रेजों के द्वारा, वो ये थी हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो खत्म कर दी गई। हमारे जो ऋषि मुनि थे, सारे स्क्रिप्चर्स उन्हें दिमाग में मुंह से याद होते थे। उनको बोलो महाभारत का, मुझे महाभारत का 100 चैप्टर का 353 नंबर श्लोक बताओ, तो वो तुरंत बता देते थे। क्यों बता पाते थे? उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी। क्यों शार्प थी? क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन हम उस पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बचपन से हमें इस तरह ढाला गया, इस तरह से हमारा ब्रेन वॉश किया गया कि हम इमेजिनेशन पावर ही हमारी खत्म हो गई।
एक और हम आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो द्वारका। तो द्वारका में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं बड़े, उन्होंने समुद्र के अंदर जाके देखा और उनको पूरी सिटी मिली है। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि वो जो सिटी मिली है वो द्वारका है? तो महाभारत यदि हम जाते हैं, महाभारत का हम इसके वो पढ़ते हैं, महाभारत के अंदर कि वो सिटी में कितने बाई कितने के डायमेंशन भी एग्जैक्ट दी गई है कि जो महल बने थे, पैलेस बने थे, किस डायमेंशन के थे, कितनी हाइट के थे। वो सेम डायमेंशन सेम हाइट के रूम्स वहां, पैलेस वहां मिले हैं। प्लस एक और स्पेशल बात उसमें बताया है महाभारत में कि जैसे हमारे यहाँ करेंसी चलती है, तो पहले हर राज्य में अलग अलग करेंसी चलती थी। तो द्वारका में जो एक स्पेशल काइंड ऑफ करेंसी चलती थी, वो एक सिक्का था, कॉइन, जिस पर एक एनिमल का सिंबल बना था, एक जानवर था, उस जानवर ऐसा था, उसके 3 सिर थे, 3 सिर थे। वो एज इट इज कॉइन भी हमें वहां पर समुद्र के अंदर मिला है। तो इससे भी हम फिर विश्वास रख सकते हैं। फिर एक रिवर्स कैलकुलेशन किया, महाभारत के समय बताया गया कि समुद्र में बाढ़ आई, यानी कि सुनामी आई, उसका पानी इंक्रीज हुआ और पूरी द्वारका उसके अंदर डूब गई। तो रिवर्स कैलकुलेशन किया गया सुपर कंप्यूटर के द्वारा और पता किया गया कि आज से 5,000 साल पहले एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके कि ओशियन जो था वहां पर, समुद्र अरेबियन सी, उसका लेवल कितना था। तो उसका लेवल जब मैच किया गया तो एग्जैक्टली वही लेवल आया जो सिटी डूबने से पहले होता। तो इतने सारे एविडेंस हैं इस पर, यूट्यूब पर भी आप वीडियो देख सकते हो। आप देख सकते हो कि द्वारका आप डाल सकते हो, हिडन द्वारका इन द ओशियन, ऐसा कुछ आप डाल दोगे, आर्कियोलॉजिकल पूरा डिटेल में साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। तो इतना ज्यादा हमारे पास प्रूफ है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स, वेदास पर हम भरोसा कर सकते हैं। दे आर नॉट माइथोलॉजी, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो क्या है, थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब रियल हिस्ट्री है, फैक्ट है, ट्रुथ है। और जब हम कन्विंस हो जाएंगे, हमें कन्विक्शन मिलेगा दिस इज नॉट द माइथोलॉजी, इट्स थियोलॉजी, तब हम उस कन्विक्शन के साथ स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स को क्यों बताना है? क्योंकि दे आर द फ्यूचर लीडर ऑफ अवर कंट्री। वही तो इस कंट्री को आगे ले जाने वाले हैं, इस फ्यूचर हैं, यूथ जनरेशन बनने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा समझना सीखना, एंड देन स्टूडेंट्स को वो कन्वे करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं अब इस वैदिक नॉलेज को लिया कैसे जाता है। तो दिस वैदिक विजडम केम डाउन इन डिसिप्लिक सक्सेशन। डिसिप्लिक सक्सेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं हूं, मैंने अपने टीचर से सीखा, मेरे टीचर्स ने उनके टीचर से सीखा, ऐसे ही उन्होंने उनके टीचर से सीखा, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स में कुछ टीचर बनेंगे, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिक सक्सेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हैं, उनके गुरु हैं भक्ति संतोषी ठाकुर, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु नारद मुनि, और नारद मुनि को बताया था ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को बताया था कृष्ण ने। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है सीधे आप श्रीमद् भागवतम में आप जाइए, वहां पर ये पूरा डिसिप्लिक सक्सेशन डिटेल में दिया है। इवन आप भगवत गीता आपके पास है, यदि उसको ओपन कीजिए, तो जहाँ चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, उससे पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में पूरा डिसिप्लिक सक्सेशन डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको ये लिए प्रूफ है कि यहाँ पर हम जो भी सीख रहे हैं वो हमने रियल जो गुरु हैं, रियल टीचर्स हैं, उनसे हमने सीखा है। ना कि जो रील्स पर आते हैं, जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कुछ भी अपने मन से, उनसे हमें सीखना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनको बोला जाता है संप्रदाय। जैसे कि हम, मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो पहले मैं चेक करूंगा क्या गवर्नमेंट ने उसको वेरी वैलिडिटी दी है। यदि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया उस कॉलेज को, तो मैं कॉलेज को या स्कूल को, तो मैं उसमें कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं पढ़ भी लूंगा तो एजुकेशन सही है नहीं है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है, एलिजिबिलिटी दी है, एफिलिएट किया है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ यस, दिस कॉलेज इज बोनाफाइड, दिस स्कूल इज बोनाफाइड। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी 4 तरह के कॉलेज बनाए गए हैं, जिसको संस्कृत में बोला जाता है संप्रदाय। ये 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्री संप्रदाय, जिसके जो बोल सकते हैं फाउंडर होते हैं, कोई कोई होता है ना पर्सन जो शुरू करता है, तो श्री संप्रदाय की फाउंडर है लक्ष्मी देवी। एक होता है रुद्र संप्रदाय, जिसके फाउंडर है शिव जी। एक होता है कुमार संप्रदाय, जिसके फाउंडर हैं चतुष कुमार, आपने नाम सुना होगा, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनत नंदन। एंड फोर्थ है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जिसके फाउंडर हैं ब्रह्मा जी।
तो हम जिसमें आते हैं, जिस कॉलेज या जिस संप्रदाय में आते हैं, वो है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जो कि ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। तो हम इससे सीख सकते हैं द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, जिसको अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोफेसर क्या है, वन हु हैज हर्ड फ्रॉम हिज गुरु और आचार्य। कि टीचर कौन बन सकता है, जिसने सही तरीके से अपने गुरु से सीखा है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रहा है अपने मन से, सब कुछ वही चीज बता रहा है जो कि उसके गुरु ने सिखाया है। अपने मन से हम यदि बोलते हैं, कुछ ऐड करते हैं, इसका मतलब ये हो गया हम हम अपने मन से या सेल्फिश मोटिव से कुछ ऐड कर रहे हैं। तो रियल टीचर कभी भी जो ट्रू नॉलेज है वही बताता है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि 2+2 4 होता है, ये रियल ट्रूथ है, लेकिन मैं अपने मन से बोलूं कि 2+2 तो 5 पढ़ा दिया मैंने क्लास में, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए मुझे वही सिखाना है कि 2+2 4 होता है, तो यस 2+2 4, यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। फिर ऑथराइज कॉलेज, जैसे हमने संप्रदाय का नाम लिया, संप्रदाय परंपरा भी बोला जाता है। एंड प्लस बुक्स भी ऑथराइज होनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, हम जो स्कूल्स में करते हैं, या एमपी बोर्ड की बुक्स हो गई, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ है। तो ऑथराइज बुक से हमें पढ़ना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता। तो दिस इज द ऑथराइज बुक टू स्टार्ट द स्पिरिचुअल एजुकेशन। और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बट स्टार्टिंग के लिए सबसे बोलते हैं ना, पहले एलकेजी यूकेजी नर्सरी फर्स्ट सेकंड करना चाहिए, तो दिस इज द प्राइमरी बुक, भगवत गीता। इसको पहले हमें कवर करना है, कंप्लीट करना है, देन हम दूसरे आगे स्क्रिप्चर्स पे जा सकते हैं और उसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो वेदास क्या है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह माने जाते हैं। जैसे कि हम यदि वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो हम उसके मैनुअल्स को भी थोड़ा पढ़ते हैं। आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे हम देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक मैनुअल्स की तरह है। पर उसके साथ एक मैनुअल भी आता है कि सही तरीका क्या है यूज करने का। तो ये ह्यूमन लाइफ जो है, कल की क्लास में आपने देखा था ह्यूमन बॉडी क्या एक मशीन की तरह है। वी आर द सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो हमें यानी कि सोल को ये बॉडी एक मशीन की तरह यूटिलाइज करने के लिए मिली है। जैसे कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, रेफ्रिजरेटर एसी ठंडा करने के लिए, ये मशीन है। इस हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन इस मशीन को सही तरीके से कैसे चलाया जाए, क्या चीज खाई जाए, कैसे एक्सरसाइज की जाए, है ना, क्या क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटी की जाए, माइंड को कैसे अच्छा रखना है, ये सारा क्योंकि दिस इज द कॉम्प्लेक्स मशीन। तो इसका जो मैनुअल है वो क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और भगवत गीता, ये हमारे मैनुअल्स हैं। 1 मिनट। तो यदि हमने मैनुअल को ही नहीं पढ़ा, तो हमें मालूम ही नहीं है इस लाइफ को, इस बॉडी को कैसे यूटिलाइज करना है। और यही रीजन है, आजकल बहुत कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं इस मशीन को यूज कैसे करना है। तो इसलिए हमारी लाइफ में वेदांत बहुत रिलीवेंट है, इन पर हमें फेथ होना चाहिए। हमें कैसे ह्यूमन लाइफ यानी कि इस मशीन को चलाना है, इस ह्यूमन बॉडी से वर्क लेना है मोर एफिशिएंट वे में, तो ये हमें सब स्क्रिप्चर्स और स्पेशली भगवत गीता से सीखने को अम, मिलता है। सो भगवत गीता एंड मॉडर्निटी, तो यहाँ पर बताया गया है द वेस्टर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ विजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, एक्सीलेंस इन वर्क, achieving goals, giving work meaning, decision making and planning are all discussed in the Bhagavad Gita. जो भी वेस्टर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हैं, कॉलेजेस हैं, सारी चीजें इसमें दी गई हैं, बट केवल इतनी नहीं, इसके अलावा इन एडिशन टू दिस भगवद गीता टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, लाइक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। टाइप्स ऑफ वर्कर, कैसे कैसे लोग होते हैं, कर्म करते हैं, डिटर्मिनेशन, सोशल ऑर्डर, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, चैरिटी, और बहुत कुछ इसमें दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा, दुनिया का कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप भगवत गीता ओपन करो, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसलिए आपको पर्सनली हर किसी को एक भगवत गीता रखनी चाहिए और डेली कम से कम एक श्लोक पढ़ना चाहिए। हम यदि कुछ साइंटिस्ट का सुने, क्योंकि साइंटिस्ट को हम बचपन से मानते हुए आ रहे हैं कि दे आर द लीडर्स, तो ये बोलते हैं, हेनरी डेविड थोर, अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट, इन द मॉर्निंग I work my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literacy, puny and trivial.
मतलब भगवत गीता के सामने दुनिया के जितने लिटरेचर हैं वो सारे कैसे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा तुच्छ मामूली लगते हैं। इतना अच्छा है, इसलिए मैं डेली अपने इंटेलिजेंट को नहलाता हूँ। किससे नहलाता हूँ? भगवत गीता के ज्ञान से नहलाता हूँ। ये एक और साइंटिस्ट हैं, ये बोलते हैं, आई ओड अ मैग्निफिसेंट डे टू द भगवत गीता, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ बुक्स, it was an if an empire spoke to us, nothing is small or unworthy, but large, serene, and consistent. The voice of an old intelligence, which is another age and climate had pondered, and thus dispose of the same. तो ये भी बोलते हैं कि मैं जब पढ़ता हूँ क्या भगवत गीता को पढ़ता हूँ, उसे सीखता हूँ, इट वॉज द फर्स्ट ऑफ बुक्स, कि दुनिया की पहली किताब है। पहली किताब है मतलब इससे ही सारी किताब है, सारा नॉलेज निकला है, और वो भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में निकला है। मतलब ये अकेली किताब नॉलेज का भंडार है, ओशियन ऑफ नॉलेज है, समुद्र है। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है डॉक्टर आर्नोल्ड टोबी, इनको हम पढ़ते हैं। द वर्ल्ड नीड्स इंडियन विजडम, इन्होंने बोला था। It is already becoming clear that a chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if it is not to end in the self-destruction of the human race। कि जो वेस्टर्न बिगिनिंग है वो क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, और एक ही तरीका है नहीं जाने का कि वो इंडियन जो बिगिनिंग है, इंडियन विजडम है, उसको अपना ले। एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट इन हिस्ट्री द ओनली वे ऑफ सॉल्वेशन फॉर मैनकाइंड इज द इंडियन वे। एक ही तरीका है हमें मुक्ति पाने का इस दुनिया में, कि भारतीय तरीका, भारतीय नॉलेज ज्ञान को हमें लेना पड़ेगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, गीता इज नॉट ओनली अ धर्म ग्रंथ बट ऑल्सो अ जीवन ग्रंथ। कई लोग क्या करते हैं, गीता भगवत गीता को लेते हैं, लाल कपड़े बांध के मंदिर में रखते हैं और अगरबत्ती करते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू रेस्पेक्ट द भगवत गीता। भगवत गीता को पूजा करने के लिए नहीं है, पूजनीय है, बट उससे ज्यादा है हमें उसको पढ़ के, समझ के अपने जीवन में अप्लाई करना है। दिस इज द राइट वे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीवन ग्रंथ। तो आज के सेशन में हमने वेदास के बारे में जाना। एक बार हम साथ में चैंट करते हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप अभी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस प्रेमदाता गौरांग प्रभु। अ, आपका ये सत्र बहुत अच्छा आपने बताया, किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से जो विज्ञान भी आध्यात्म को मानता है, और हमारे भारत के जो जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, जो भारत जितना गौरवशाली है, उसके बारे में आपने बोध कराया। सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक सबको अच्छा ही लगा होगा। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है सभी शिक्षकों से कि वो ग्रुप में तो जुड़े ही हुए हैं ही, तो उनके पहचान के जितने शिक्षक हैं उनको भी आप प्रेरित कीजिए ताकि वो भी सत्र में आए। अभी अभी हमने ये सत्र चालू किया है, और वास्तव में ये शनिवार रविवार हम आधा घंटा देते हैं आपको। काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा और भगवत गीता के प्रति रुझान समझ आएगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और सबको मार्गदर्शन किया। हरे कृष्णा। हम हरे सबको कृष्णा। धन्यवाद देते हैं जो जुड़े भी हैं इस प्रोग्राम में। हरे कृष्ण।